हेलो स्टूडेंट। तो देखो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। अब यहाँ पे लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टर क्या होते हैं और कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, और उसमें मैंने बताया था कि एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा बताया था हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब यहाँ समझिएगा, जो मेटालिक कंडक्टर है इसको मैंने बोला था कि एक और इसका नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इसका नाम क्यों पड़ा ये भी मैंने बताया था। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इसलिए इसका नाम पड़ा था क्योंकि इसमें जो कंडक्शन का काम करता है वो इलेक्ट्रॉन करते हैं, और इसमें जो कंडक्शन का काम करता है वो आयंस करता है। इसीलिए इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टर। ठीक है, और दोनों का एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें चेंजेज क्या क्या होते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से यहाँ पे कंडक्शन होता है, इसमें आयंस की वजह से होते हैं, ठीक है ना। अब इसके तो जो टाइप है मेटालिक का, मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी अनपेयर्ड होना चाहिए। ये कल मैंने डिस्कस कर दिया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो फ्री होगा। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कोई करंट नहीं आता, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है और उसी की वजह से हमारा क्या मिलता है, करंट मिलता है और कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। और आयंस में इसको मैंने दो टाइप का बताया था। दो टाइप का कौन कौन सा था? एक मैंने बताया था ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा मैंने बोला था ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। इनका क्या हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन। जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है इसका मतलब आयंस भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि डिसोसिएशन पूरा हो जा रहा है। जितना एटम आपने लिया पूरा डिसोसिएट हो गया। सपोज करो अगर H2SO4 लिया है तो ये पूरा का पूरा ही, अगर ये सपोज करो ये ले लिया आपने 10 ग्राम, तो ये 10 ग्राम पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो आयंस में कन्वर्ट होगा तो इसको ब्रेक करने आपको आना चाहिए 2H+ SO4 2-, ये हमारा क्या हो गया, देखिए आयंस बन गए कि नहीं। कितने आयंस हैं, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल 3 आयंस यहाँ पे हैं। जो कंडक्शन होगा वो इन तीनों आयंस की वजह से कंडक्शन होगा। समझ में आया? लेकिन मैंने बोला था एक और टॉपिक, वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक होता है उसका डिसोसिएशन कम होता है, ये होता है इसका लेस डिसोसिएशन होगा। और मैंने ये बोला था कि ये 100% अप्रॉक्स 100% डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन इसका जो डिसोसिएशन होता है वो अप्रॉक्स 50 to 20% ही डिसोसिएट होता है। इसका मतलब जितना आपने कंपाउंड को लिया वो पूरा का पूरा तो डिसोसिएट हुआ नहीं, उसमें से कुछ आयंस क्या हो गए, बच गए। वो आयंस में कंप्लीट ही नहीं हुए, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रह गए। तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने कल बताया था ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड में कौन सा एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड लीजिए जिसके पीछे क्या लगा हो, COOH, उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये जो COOH है इसका डिसोसिएशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जब डिसोसिएशन, एक बात बताइए, कभी कंप्लीट नहीं होगा तो इसका मतलब बहुत कम ही डिसोसिएट होगा। और कितना डिसोसिएट होगा, अप्रॉक्स 15 to 20%। चलिए डिसोसिएट कर दीजिए। तो डिसोसिएट करने के बाद बनता है H+ CH3COO-, ये हमारा बन गया। तो ये एक बात बताइए, इसका पहले तो डिसोसिएशन कम हुआ, डिसोसिएशन कम हुआ तो आयंस भी कम बनेंगे। जब आयंस कम बनेंगे तो कंडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ये वाली पार्ट हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कंडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? अब एक बात और याद रखिएगा, कल मैंने बताया था मेटालिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इसमें कंडक्शन ज़्यादा होता है, इसमें कंडक्शन कम होता है। ये मैंने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं क्या इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो ध्यान देना, इसमें कोई भी मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है, मतलब कि नो मैटर ट्रांसफ़र, क्योंकि बस इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है, उसमें ब्रेक थोड़ी होते हैं। इसमें कोई भी मैटर का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मैटर ट्रांसफ़र होता है। क्यों? अरे यार, आयंस में ब्रेक हो गए और ये मूव करेगा तब जाके कंडक्शन होगा। तो मूव करके कहाँ गया पता नहीं, इसका मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है, मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैटर ट्रांसफ़र इसमें इन्वॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा, मैटर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन यहाँ पे मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटालिक कंडक्टर, कि किन किन फैक्टर पे ये दोनों डिपेंड करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टर देन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है ना? तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग, लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टर तो ध्यान दीजिएगा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर पे, नेचर ऑफ मेटल पे, क्योंकि यहाँ मेटालिक कंडक्टर है, इसका मतलब कि मेटल होना चाहिए। और आप लोगों को पता है, मैंने कल बताया कि डी ब्लॉक वाले जितने भी मेटल होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ मेटल, तो नेचर ऑफ मेटल में भी क्या देखा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा। क्या दिखा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जिस मेटल के पास, उसका कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो कंडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा देखना, यहाँ पे दूसरा जो टर्म है डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए रास्ता कम पड़ जाएगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसका मास कम ही जगह के वॉल्यूम में क्या रहेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा अगर रहेगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा तो कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ये याद रखना कि डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिक्रीज हुआ तो कंडक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी, कंडक्शन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कंडक्शन तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कंडक्शन भी कम हो जाएगा। तीसरा वाला पार्ट देखिए, टेम्परेचर। तो ध्यान देंगे, जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है मेटल का, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाता है। तो बताइए, मेटल जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के चला गया, तो क्या कंडक्शन होगा, क्या होगा, लेकिन बहुत कम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा।
क्यों कम होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्शन करा रहा था वो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कंडक्शन कम हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं इसका, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है ना। तो इसको हम हटाते हैं। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सही है। अब ध्यान देना, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसमें क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट ही है ना, तो उसी पे डिपेंड करेगा। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस विच फर्निशेस आयन, इसका मतलब जो आयंस को देते हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। यही तो नेचर है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कंडक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें कंडक्शन कम होगा। कंडक्शन कम होगा क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस ही कम होते हैं। नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस कम होने से इसका कंडक्शन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में ये दो पार्ट है। और याद रखना, ये इलेक्ट्रोलाइट अपने से कभी नहीं कंडक्शन करेगा जब तक ये एक्वस या फिर सॉल्यूशन स्टेट में नहीं होगा, एक्वस फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होगा, तब तक ये आयंस में ब्रेक होगा नहीं। जब तक ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा तब तक इसमें कंडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में कभी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? दूसरा वाला ध्यान देना बात को। अब हम बात करते हैं दूसरा कौन सा टॉपिक है? डेंसिटी को ही देख लो, जो उसमें लिखे थे सेम इसमें भी होगा। इसमें अगर डेंसिटी इसमें का मतलब क्या हो गया? जितना ज़्यादा तुम्हारा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट उसमें ऐड रहेगा। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा कम वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम। अब ध्यान देना, ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, सबसे अच्छा यही है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब आयंस सब पास होंगे, क्योंकि उतने ही वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट का नंबर बढ़ गया। जब इलेक्ट्रोलाइट का नंबर बढ़ गया, सपोज करो ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये पहले इतना ही वॉल्यूम पहले भी था, अभी भी इतना ही वॉल्यूम रहेगा आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर दिया। जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल छोटे छोटे बढ़ने लगेंगे। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, इसका मतलब आयंस तो बनेंगे, लेकिन वो आयंस पास होने की वजह से मूव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। याद रखना, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? कितना ईजिली कोई भी आयंस फ्लो कर रहा है, वो उस आयंस की मोबिलिटी होती है। तो अगर फास्ट मूव करेगा, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी अच्छी है। जो स्लो मूव करेगा, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी कम है। तो याद रखना कि मोबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। जब मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कंडक्शन तो मोबिलिटी की वजह से ही आता है। ठीक है, अब देखो तीसरा पार्ट, इसको मैं हटा रहा हूँ। तीसरा वाला पार्ट क्या है वो भी समझ लो, विस्कोसिटी। तीसरा वाला जो टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। तो समझना, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ
मूवमेंट ऑफ आयंस, इसका मतलब क्या है समझना, ये क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी इज द measurement of resist the movement of ion, movement of सॉल्यूशन लिख लो या फिर आयंस लिख लो, आयंस इन सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा तो उसका मूवमेंट कम होगा। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, रोक देना, रोकने वाला, ठीक है ना। तो मूवमेंट को जो रोकता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। इसका मतलब अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ तो वो मूवमेंट को ज़्यादा रोकेगा। इसका मतलब उसका फ्लोइंग प्रॉपर्टी, आयंस की जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ध्यान देना, अगर विस्कोसिटी बढ़ेगा तो फ्लोइंग क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। और जब मूव करने की प्रॉपर्टी कम हो गई तो कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि आप लोग बोलते हो तारकोल है कि नहीं, ऑयल, वाटर। अब बताओ इन तीनों में सबसे तेज कौन फ्लो करेगा? सिंपल बात है, वाटर फ्लो करता है कि नहीं। तो बताओ वाटर बहुत तेज फ्लो करेगा, इसका मतलब इसमें तेजी से हमको आयंस फ्लो करते दिखेंगे। अगर आयंस तेजी से मूव करते दिखेंगे इसका मतलब उसमें कंडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाटर में विस्कोसिटी सबसे कम होती है। मैं विस्कोसिटी के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे विस्कोसिटी के टर्म में मैं लिख रहा हूँ, वाटर का सबसे कम होगा, उसके बाद ऑयल का होगा, और सबसे कम जो मूव करेगा वो होता है तारकोल। इसका मतलब ये जो है वो सबसे धीरे धीरे मूव करेगा। इसका मतलब इसमें जो आयंस का मूवमेंट होगा बहुत कम होगा। इसका मतलब जो कंडक्शन का होगा, कंडक्शन का जो साइन होगा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ये पहले हो जाएगा तारकोल में बहुत कम कंडक्शन मिलेगा, उसके बाद ऑयल में, और सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, वाटर में। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे तेज़ी से आयंस मूव करेंगे, और आयंस के मूव करने की प्रॉपर्टी को ही कंडक्शन बोलते हैं। सही है। तो ये हमारा हो गया विस्कोसिटी। और जो दूसरा होगा पार्ट उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो उसको भी देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होगा। ठीक है। फोर्थ है टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो एक बात अब बताओ कि टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करेगा। जैसे उसमें आपने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए इसका मतलब कि उसका कंडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे समझना, आयंस के टूटने की वजह से यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। मतलब जितना ज़्यादा आयंस ब्रेक करेंगे और जितनी तेज़ी से आयन मूव करेंगे वो उसका कंडक्शन होगा। तो यहाँ पे बात समझना, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बहुत तेज़ी से टूटेगा। इसका मतलब ब्रेकिंग इनटू आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोलाइट बहुत तेजी से आयंस में ब्रेक करेगा। अब जब आयंस में बहुत तेजी से ब्रेक कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, और याद रखना टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब ज़्यादा होगा कि नहीं। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटा है वो आयंस अब तेजी से मूव करेगा। सपोज करो आपने ले लिया NaCl और ये ब्रेक करके किस में बन गया, Na प्लस और Cl माइनस में। तो ध्यान देना, ये जो Na प्लस है और ये जो Cl माइनस है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मोशन बढ़ जाएगा, घूमने की इसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जब मोबिलिटी बढ़ गई
तो कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, इसमें कंडक्शन इंक्रीज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ऑफ आयंस, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और क्या होता है, आयंस का कन्वर्जन ज़्यादा होने लगता है, आयंस ज़्यादा बनने लगते हैं, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, फॉर्मेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हो कि जब सबसे ज़्यादा आयंस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट जल्दी जल्दी ब्रेक करने लगते हैं। समझ में आया? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है ना। इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से ब्रेकिंग, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बहुत तेज़ी से आयंस में ब्रेक होंगे और आयंस में ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे जो उनका मोशन है वो तेज़ हो जाएगा। और जब मोशन तेज़ हो जाएगा इसका मतलब कि कंडक्शन भी मोशन की वजह से ही मिलता है, तो कंडक्शन भी क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। तो उसको भी देख लो। डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो एक बात याद रखना, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट होगा और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट तो होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, तो कोई इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए। अब ये याद रखना, जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्वेंट है तो ऐसे ही सॉल्यूशन भी है, लेकिन डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब होता है जो सॉल्वेंट इसमें पहले से था वो सॉल्वेंट आपने फिर ऐड कर दिया, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आपने नहीं ऐड किया है। ऐड क्या किया है आपने, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, डाइल्यूशन किसे बोलते हैं, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन नोन एज डाइल्यूशन, है कि नहीं। ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन रिफर्ड एज डाइल्यूशन। इसका मतलब इसको डाइल्यूशन बोलते हैं, है कि नहीं, कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूशन। तो एक बात बताओ, डाइल्यूशन बढ़ने से जो आयंस है उनको घूमने के लिए थोड़ा और जगह मिल जाएगा। सपोज करो इसमें सॉल्वेंट आपने ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद ये जो बाउंड्री यहाँ तक थी, अब ये सॉल्वेंट यहाँ तक हो गया। पहले इलेक्ट्रोलाइट इसी बाउंड्री के अंदर ही मूव कर रहे थे, लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ गया तो मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे। तो मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे तो इसलिए उनको बोलते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। सही है। तो डाइल्यूशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो कंडक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना दो टर्म होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने के बाद आयंस नहीं इंक्रीज होते। यहाँ देखना मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन नो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, इसमें नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज। जितना इसमें आयंस, अरे वो पूरा तो वो तो ब्रेक कर चुका था। मैंने स्ट्रॉन्ग को क्या बोला था, जो ऑलमोस्ट 100% क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। तो जो पहले से ही डिसोसिएट हो चुका है, अब डिसोसिएशन थोड़ी होगा उसका। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ आयंस अब इंक्रीज नहीं करने वाले,
जब आयंस नहीं इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन बस उसके मोशन पे डिपेंड करेगा कि जितना तेजी से मोशन करेगा उतना तेजी से हमारा कंडक्शन मिलेगा। समझ में आया? लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कम डिसोसिएट हुआ था, लेकिन जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से उसका आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। आयोनाइजेशन कहेंगे या फिर डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे? डिसोसिएशन बढ़ गया। डिसोसिएशन का मतलब आयंस में टूटना बढ़ गया। अब आयंस में टूटना बढ़ गया, इसका मतलब आयंस अब ज़्यादा हो गए। अब आयंस जब इंक्रीज हो गए, इसका मतलब कंडक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना, इसमें जो कंडक्शन होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, इसमें जो कंडक्शन होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, और इसमें जो कंडक्शन होता है लीनियरली इंक्रीज करता है। लीनियरली इंक्रीज करता है, ठीक है। लीनियरली इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि ये धीरे 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 बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे आयंस बहुत तेजी से टूटते हैं, इसकी वजह से कंडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।